बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। तुर्की का जो TRP है, जैसे टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट या दूसरे अल्फाज में टूरिस्ट रेजिडेंस परमिट या रेड कार्ड है, उसके अंदर तुर्की की गवर्नमेंट ने कुछ नई तब्दीलियाँ की हैं, नई रिक्वायरमेंट से। ख़ास तौर पर मेरे वो पाकिस्तानी भाई जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, तुर्की आने की तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली तुर्की में सेटल होना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ वहाँ आना चाहते हैं, रियल इस्टेट के मामला चलाना चाहते हैं, उनके लिए। और वो मेरे भाई जो इस वक्त तुर्की में मौजूद हैं और उन्होंने भी अभी TRP यानी टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट अप्लाई नहीं किया, उनके लिए ये वीडियो निहायत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो नई तब्दीली हैं, जो नई रिक्वायरमेंट्स हैं TRP के लिए, वो क्या है। और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये जो TRP है, इसके वहाँ पे तुर्की में फ़ायदे क्या हैं, इस पर आप क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो ये जो TRP है, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, जो रेड कार्ड, इसको आप किस तरीके से वर्क परमिट जिसे ब्लू कार्ड कहा जाता है, क्या उसको उसमें किस तरीके से कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में तमाम तरह चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, तब शुरू से एंड तक लाजमी तौर पे देखें, ताकि वो भाई जो तुर्की जाना चाहते हैं, जो तुर्की में मौजूद हैं, उनको तमाम तर इन्फॉर्मेशन मिल जाएँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी तुर्की के साथ काफ़ी यादें वाबस्ता हैं, क्योंकि मैं 98 के अंदर, आज से 24 साल पहले, खुद इस्तांबुल से एम्स्टर्डम आया था। अब काफ़ी लोग समझते हैं कि मैं डंकी लगा के आया था। नहीं, मैं डंकी लगा के नहीं आया था, मैं वीज़ा लेकर आया था। और वो किस तरीके से मैं वीज़ा लेकर आया था, उसका जिक्र भी मैं आइंदा आने वाली कुछ वीडियोस में करूंगा आपके साथ। तो आज हम बात करते हैं TRP की जो नई रिक्वायरमेंट्स है उस हवाले से। तो फ्रेंड्स, तुर्की में ये था कि पहले TRP अगर आपने लेनी होती थी तो आपको अपने पासपोर्ट की कॉपीज़ देनी होती थी, ट्रांसलेशन इंग्लिश में तुर्की ज़बान में करवा के देनी पड़ती थी, रेंटल एग्रीमेंट देना होता था, और 300-400-500 यूरो की आप जो है 300-400-500 टर्किश लीरे की जो है वो आप इंश्योरेंस देते थे, और वो आपका वहाँ पे TRP बन जाया करती थी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि तुर्की के अंदर जो करेंसी चलती है वो चलती है लीरा, जिस तरीके से सेम पाकिस्तान में रुपये चलता है। अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि जो तुर्की का एक लीरा है वो पाकिस्तानी तकरीबन 12 यूरो 90 सेंट यानी 13 रुपये के बराबर है, और इंडिया का जो 1 रुपया है वो भी अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि 5.5 रुपये के बराबर है। तो ये है तुर्की के करेंसी की वैल्यू। लेकिन ये पहले जो तुर्की लीरा है, ये पाकिस्तानी पहले तकरीबन 20 रुपये के बराबर था कुछ अर्से पहले, लेकिन तुर्की की करेंसी डीवैल्यू हुई है, तो इसकी वजह से इसकी करेंसी की वैल्यू गिरी है। तो इस वजह से, लेकिन अभी ये आप अपने जहन में रखें, आगे चल के मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये मैं अभी आपको क्यों बता रहा हूँ। अब जो नई रिक्वायरमेंट्स हैं वो तब्दील इसलिए की गई है कि तुर्की के अंदर जो एजेंट माफिया, जिसके अंदर हमारे पाकिस्तानी भी शामिल हैं, इंडियन भी शामिल हैं, बंगाली और अफगानी भी शामिल हैं, उन्होंने वहाँ पर क्या किया कि जब भी आपको तुर्की में जो मेन इशू होता था TRP के लिए, वो आपको चाहिए होता रेंटल एग्रीमेंट। तो लोग क्या करते थे कि 2 नंबर के रेंटल एग्रीमेंट बनाया करते थे, और इसका इल्म आपको भी होता था और आपकी ही मर्जी इसमें शामिल होती थी और वो बन जाया करता था। अब हुआ ये कि कुछ लोग TRP लेके पाकिस्तान गए, और जब वो आ रहे थे और तुर्की की गवर्नमेंट ने जब इनको चेक किया तो पता लगा कि उनकी TRP जो रेंटल एग्रीमेंट है वो गलत बने थे। उनमें से कुछ लोगों को डिपोर्ट भी किया तुर्की की गवर्नमेंट ने, और उन पर 5 साल का बैंड भी लग चुका है। तो ये भी अपने ध्यान में रखना है। अब अगर आपने तुर्की का, और अभी भी बहुत से लोग जो हैं उनकी TRP को वहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है, तो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 2 नंबर तरीके से वहाँ पर TRP लिए हैं, तो तुर्की की जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो इन तमाम सारे मामलों में अब बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं, और एक नया नोटिफिकेशन भी सिलसिले में जारी हो चुका है। अब अगर आपने तुर्की के अंदर TRP लेनी है, तो आपका जो हाउस रेंटल एग्रीमेंट है, यानी कि जो घर का ऑनर है या अपार्टमेंट का ऑनर है, वो यानी आपका लैंडलॉर्ड, और प्लस आप जाएंगे नोटरी पब्लिक के पास, और नोटरी पब्लिक के पास जाके आपका जो रेंटल एग्रीमेंट है उसको लीगलाइज करवाएंगे, नोटिफाइज करवाएंगे, और इसके पैसे भी आपने ही देने, क्योंकि आपको चाहिए TRP, तो उसके लिए पैसे भी वो आप ही से लेगा, और ये जेन्युइन होगा अब सारा काम। तो इसके लिए तकरीबन 1800 से 2000 लीरे के नज़दीक जो फीस हैगी वो है नोटरी की, वो आपने अपनी जेब से खुद देनी हैगी, और इसके अलावा जो घर के जो एग्रीमेंट के जो पैसे होंगे वो भी आपने ही देने हैं। तो तकरीबन यूँ समझे कि 1800 से 2000 का तो आपका एक टर्किश लीरे की आपकी जो है समझ लें कि एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर ये हो गए। इसके अलावा पहले लोग 200, 300, 400 और 500 के अंदर जो है वो वहाँ पे इंश्योरेंस करवा लिया करते थे, और उस पर भी काम चल जाया करता था। अब तुर्की की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ अर्से पहले ये जो नया नोटिफिकेशन आया, इसके तहत अब आपने पूरे साल की वहाँ पे इंश्योरेंस करवानी है, और वो तकरीबन 2 से 3000 और 3500 लीरे में हो रही है। तो यूँ समझे कि 5-6 हज़ार का खर्चा तो आपका वैसे ही बढ़ चुका है। इसके अलावा तुर्की के अंदर अब आप अपने TRP अप्लाई करना है, तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट और फिर अपना मैरिज सर्टिफिकेट
वो भी नोटरी, पहले आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से लीगलाइज करवाना है, उसके बाद फिर आपने नोटरी पब्लिक से लीगलाइज करवाना है। तो इसका भी खर्चा तकरीबन यूँ समझे कि 1000 से 1500 लीरा है, वो भी आपने देना है। और अगर आप सिंगल हैं तो फिर आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और फिर नोटरी पब्लिक से अथोराइज करवा के वो आपने जमा करवाना है। यूँ नहीं समझे कि 1000 से 1500 टर्किश लीरे का खर्चा ही हो गया। तो यूँ समझे कि इन टोटल जो है आपका तकरीबन 7-8 हज़ार यूरो का जो ये टर्किश, ये जो TRP इसे टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है, वो पड़ गया है। वही वजह ये है कि ये एजेंट माफिया ने वहाँ पे बहुत सारे गलत काम किए हैं। इसकी वजह से तुर्की की गवर्नमेंट ने जो है वो सख्तियाँ की हैं। और इसके साथ साथ आप तुर्की में रहेंगे तो आपको ये भी शो करना पड़ेगा आपके सोर्स ऑफ इनकम, ये कहाँ से इतना पैसा है, आपके पास इतना फाइनेंस है कि आप तुर्की में जो TRP पे रह रहेंगे वो आप वहाँ पे किस तरीके से देंगे। तो ये अब आपको अच्छे तरीके से दिखाना है, क्योंकि तुर्की के अंदर मामला ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं, हम लोगों की छोटी छोटी खुशियाँ हैं, हम वहाँ से तुर्की से TR विजिट पे जाते हैं, क्योंकि तुर्की में कानून है कि विजिट वीज़े पे आप जाएँ वहाँ पे और TRP अप्लाई कर सकते हैं। वो तो सभी तकरीबन सभी को मिल जाती है। और फिर हम पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को, दोस्तों को दिखाते हैं, ये देखें हमको तुर्की का TRP मिल गया है, रेड कार्ड मिल गया है, तुर्की यूरोप के अंदर शामिल है। वो भी आगे चलिए मैं बता दूँ कि कितना यूरोप में शामिल है। तो यूरोप में शामिल है, तब देखें हमारे को ये मिल गया। सिर्फ शो मानना, लोगों को दिखाने के लिए होता था। अब ये सारा सिलसिला खत्म हो गया। अब यूँ समझिए कि तकरीबन 9 से 10 हज़ार लीरे का आपका खर्चा होगा। अब ये 9 और 10 हज़ार अगर लीरा भी लगा लें, 10 हज़ार लीरा भी लगा लें इन टोटल आप, तो ये तकरीबन यूँ समझें कि लाख सवा लाख रुपये का आपका खर्चा हो जाएगा। अब लाख सवा लाख रुपये का खर्चा वही करेगा जो तुर्की में सीरियसली जाना चाह रहा है, वहाँ पे सेटल होना चाह रहा है, या वहाँ पे कोई कारोबार करना चाह रहा है, या वहाँ पे कोई रियल एस्टेट को वहाँ पे बाय करना चाह रहा है। तो उनके लिए तो ये एक अच्छा काम हुआ है उन लोगों के लिए जो वहाँ पे सीरियस जाके वहाँ पे रहना चाहते हैं। और अगर यही मामला इस तरीके से और करप्शन होते रही और मामला चलते रहे तो तुर्की की गवर्नमेंट कहीं ऐसा नहीं कि एक दिन आगे वो TRP ही बंद कर दे। तो ये हम लोगों को चाहिए कि हम किसी मुल्क में जाते हैं तो पाकिस्तान की बदनामी नहीं करें और मज़ीद जो आने वाले हैं उनके लिए किसी तरह की मुश्किलात जो है वो खड़ा न करें। जो नए सर्कुलर के मुताबिक जो आपको TRP इशू किया जाएगा, पहले 1 साल का दिया जाता था, अब आपको 6 महीने का दिया जाएगा। और इस 6 महीने में चेक किया जाएगा कि आप वहाँ पे कर क्या रहे हैं, आपकी स्क्रूटनी होगी, सारी चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी। और अगर आप इसको मज़ीद एक्सटेंड करवाएंगे तो उसके बाद वो फिर मिलेगा आपको 1 साल का, और उसमें भी चेक किया जाएगा कि आपके पास सफिशेंट फंड्स है, क्योंकि ये आपको टूरिज़्म के लिए दिया जा रहा है तो टूरिज़्म के लिए इतना फंड्स मौजूद है या नहीं। तो ये तो इसका फ़ायदा भी बता दिया और नई जो रिक्वायरमेंट है वो बता दी। अब ये जो TRP है, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, इसका फ़ायदा क्या है? अच्छा देखिए फ्रेंड, इसका कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ पे आप कोई काम नहीं कर सकते। यूँ समझिए कि आप वहाँ पे स्टिकर वीज़े पे जाते हैं जो 2 हफ्ते का भी होता है, 1 महीने का भी होता है, 2 महीने का भी होता है, मुख्तलिफ कंडीशन में 6 महीने का भी दे देते हैं आपको। तो इस पर यह है कि आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद ये जो आपका वीज़ा जो स्टिकर है इसको वो एक कार्ड की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, यानी कि वो उसको एक कार्ड बना के दे देते हैं। TRP टूरिस्ट रेजिडेंस परमिट या रेड कार्ड भी कहा जाता है, वो आपको मिल गया। अब उस पर आप वहाँ पे अगर कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अगर आप वहाँ पे आप कोई इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और कोई स्पोर्ट एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और वॉलंटरी जॉब करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं जो नॉन पेड होती है। अब ये TRP जो है इसको आप ब्लू कार्ड में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। वैसे तो इसके मैंने कुछ अर्से पहले एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने 5 तरीके से बताएं कि आप तुर्की की नेशनलिटी किस तरीके से ले सकते हैं। लेकिन उसमें ये कि अगर आप तुर्की में जाकर $2.5 लाख का प्रॉपर्टी ले लेते हैं, वो फिर उस सूरत में आपका ये जो रेड कार्ड है ये आपका ब्लू कार्ड में चेंज हो जाता है। वहाँ पे अगर आप कोई कंपनी लॉन्च कर लेते हैं जिसमें कुछ तुर्की के लोग हैं उनको भी मुलाजमत देते हैं, उनके टैक्स पे करते हैं, उस सूरत भी मिल सकता है। लेकिन हर एक तो वहाँ पे कारोबार नहीं कर सकता, हर एक वहाँ पे 2.5 लाख की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। एक आम आदमी जो तुर्की जा रहा है और रोज़ी कमाने के लिए, उसके लिए कि वो वहाँ पे कोई कंपनी जो उसको जॉब दे रही हो, वहाँ पे बहुत सारी रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं तुर्की के अंदर, इस्तांबुल के अंदर, और भी अंकारा, त्राबजोन और बहुत सारे मुख्तलिफ शहर जो हैं वहाँ पे जाकर, टूरिस्ट पॉइंट वगैरह में वहाँ पे जाके इसको चेंज करवा सकते हैं। उसके लिए कि जो भी कंपनी आपको जॉब का कॉन्ट्रैक्ट देगी वही आपको इसको ब्लू कार्ड में चेंज करवा देगी, क्योंकि उन्होंने कुछ सैलरी देनी होती है, आपका टैक्स देना होता है, इंश्योरेंस देनी होती है। तो इस तरीके से आपका ये जो रेड कार्ड है ये ब्लू कार्ड में चेंज हो जाता है और ब्लू कार्ड पे भी आप जॉब कर सकते हैं। और जब ये ब्लू कार्ड मिल गया है, अगर इसके अंदर आपकी सैलरी अगर वो 8 से 1000 टर्किश लीरे से ज़्यादा बनती है तो फिर आप तुर्की में जो तुर्की से आप यूरोपियन कॉन्सुलेट एम्बेसीज जो हैं या कॉन्सुलेट्स हैं, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उनके लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उसमें भी वीज़ा मिलने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप TRP पे गए और वहाँ पे आपको वीज़ा अप्लाई करें तो वो रिजेक्शन हो सकती है। इसके अलावा आपका जो ब्लू कार्ड है, सैलरी आपको यही 3-4 हज़ार टर्किश लीरे मिल रही है, तो उसमें यूरोपियन ममालिक जो हैं वो उनकी एम्बेसी ईजिली वीज़ा नहीं देती हैं। अच्छा,
अब ये है कि ये तो मैंने वो बात कर ली जो तुर्की का रेड कार्ड है और जो ब्लू कार्ड है। अच्छा, इससे जो बड़ी चीज़ है कि वो है नेशनलिटी। अगर आप तुर्की में 5 साल इस ब्लू कार्ड पे जॉब कर लेते हैं, टैक्स देते हैं, कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर आप तुर्की का जो पासपोर्ट है वो हासिल कर लेते हैं। अच्छा, तुर्की का पासपोर्ट एक अहम चीज़ है कि लेकिन काफ़ी लोगों के जहनों में ये बात है कि तुर्की का पासपोर्ट इज इक्वल टू जस्ट लाइक यूरोपियन पासपोर्ट। ऐसा नहीं है भाई। देखें, तुर्की का पासपोर्ट की तुर्की में जो तुर्की नेशनल्स हैं, जो तुर्की के लोग हैं, उनको भी तुर्की से यूरोप के ममालिक के वीज़े लेने के लिए उतनी ही मुश्किलात दरपेश आती हैं, उतनी ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जिस तरीके से एक पाकिस्तानी इंडियन को पाकिस्तान और इंडिया से यूरोप के वीज़े लेने की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि तुर्की का पासपोर्ट, हम तो तुर्की को वैसे पासपोर्ट को बहुत जो है वो गोल्डन पासपोर्ट समझ रहे हैं, लेकिन मैं खुद यूरोप में मौजूद हूँ 24 साल से। तुर्कियों की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हॉलैंड में है और 2 मिलियन से ज़्यादा तुर्की यूरोप में, तो उनके पासपोर्ट ब्लैक लिस्टेड काउंट किया जाता है क्योंकि बहुत सारे तुर्की के लोग जो हैं वो यूरोप के अंदर इलीगल भी रहते हैं। और मैं आपको एक और हैरत अंगेज़ बात बता दूं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि तुर्की से अगर आप तुर्की से अगर आप यूरोप के किसी भी एयरपोर्ट पे आते हैं, फॉर एग्जांपल एम्स्टर्डम आते हैं या जर्मनी आते हैं, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, तो वहाँ पर नॉर्मली आप इमिग्रेशन करवाने के लिए जाते हैं जहाँ से उतरने के बाद इमिग्रेशन काउंटर पर। लेकिन जो भी फ़्लाइट तुर्की से आती है, मैं अपना एक्सपीरियंस एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा का बता रहा हूँ कि वहाँ पर आपको जो है वो जो ट्यूब होती है कि ट्यूब पर ही इमिग्रेशन ऑफिसर खड़े होते हैं और वो आपका पासपोर्ट चेक करते हैं। अगर उनके आपके वीज़े में या पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नज़र आती हैं तो वो फिर आपको अपने ऑफिस में ले जाते हैं और बाकी मामला वो आपके साथ वहाँ डील करते हैं। इस हवाले से भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी आई बटन में दे रहा हूँ, उसको भी आप जाके देखिए। तो उस हवाले से आपको तुर्की का जो पासपोर्ट है उसकी अहमियत पता लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो, तमाम तर चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तुर्की का वीज़ा भी हम डील करते हैं, उसके हवाले से भी फ़ाइल तैयार करते हैं। यूरोप के हवाले से भी बहुत सारे ममालिक की हम फ़ाइल तैयार करते हैं, वीज़े की जो है वो तमाम तर चीज़ें हम डील करते हैं। उस हवाले से भी आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर भी चलता हुआ नज़र आ रहा है। आपने मुझसे रब्ता करना है तो मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है कि मुझे फ़ोन नहीं करिएगा, आप वॉइस नोट छोड़िएगा, सिर्फ अपने क्वेश्चन से रिलेटेड शॉर्ट मैसेज। जैसे मैं आपके मैसेज सुनूंगा तो फिर आपको 3-4 दिन में उसका जवाब लाजमी तौर पे दूंगा। सही फ्रेंड्स, तो आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें और अपने भाई के चैनल के भी। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।